टोटल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंदर हमने चार प्रकार के बॉन्ड्स देखे थे। पहला था आयनिक बॉन्ड, दूसरा था कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा कोऑर्डिनेट और चौथा मेटालिक। तो हमने दो बॉन्ड पूरा पढ़ लिया, उसके प्रॉपर्टीज वगैरह सारी चीजें पढ़ ली है। अब आज की क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डेफिनेशन लिखिए। राइट द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। व्हेनेवर अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म whenever a chemical bond is formed in which both bonded atom share electron unequally between them is called coordinate or dative or directional bond. Whenever a chemical bond is formed in which both bonded atom share electron unequally between them is called coordinate or dative or directional bond. It is represented as ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमेशा हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या आप ये लोन पेयर बनाइए चाहे मत बनाइए, पर बॉन्ड ऐसे बनता है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल, अच्छा ये एक दो बातें हमने देखी थी, जो ध्यान से देखिए तो समझ में आएगा। पहली बात, ये जब भी बनता है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ही बनता है। उसमें भी जो डोनर एटम है, ज्यादातर आप देखे होंगे आयनिक केस में ये मेटल जो है ये डोनेट करता है और नॉन मेटल क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। वेरेज यहां पर ये जो नॉन मेटल है ये क्या करता है, डोनेट करता है, और जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरी बात है, यहां अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल आप इसका देखिए तो शायद आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल कई बार हमने देखा। देखिए एक एग्जाम्पल छोटा सा H3O+ का देता हूं आपको। H3O+, अब ये वाटर है। वाटर में कितने लोन पेयर होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन। अब इसके बगल में कौन आ गया, H+, गरीब, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या थी, डेफिशिएंसी थी। अब इसने अपना लोन पेयर उसको क्या किया, डोनेट किया। जैसे ही इसने अपना लोन पेयर इसको डोनेट किया, आप देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर है ये अब कैसा बनेगा, ध्यान से देखिए। ये यहां तो वाटर ऐसे ही रह गया, इस पर अब एक लोन पेयर है, इधर एक हाइड्रोजन जिसको इसने ऐसे करके डोनेट किया। ये हाइड्रोजन बॉन्ड पहले से बना हुआ था और एक नीचे हाइड्रोजन, और चूंकि इसने अपना एक लोन पेयर डोनेट किया है, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज। ये क्या बन गया, देखिए H3O+ का स्ट्रक्चर आपने इस प्रकार से अपने कॉपी में बना लीजिए। ये कैसे हुआ, जब ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर किसको डोनेट किया, हाइड्रोजन को डोनेट किया। ये जो डोनेशन है ये एक अनइक्वल शेयरिंग है। हाइड्रोजन अपना कुछ भी दे नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन। जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है वो सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, में हाइड्रोजन का कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसको आप अपनी कॉपी में बना लें। दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसी को आप क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक और एग्जांपल देता हूं, तो लेकिन ये H प्लस है ना, तो इसने तो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया था, तो अब इसको 2 चाहिए डुप्लेट के लिए, तो इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन उसको मिल गया। बढ़ूं आगे, बना लिए। अब देखिए एक और एग्जांपल देते हैं आपको, एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए अमोनिया है, अमोनिया एक इस तरह का कंपाउंड है, उसके बगल में कौन है, यहां पे AlCl3 है, कौन है, AlCl3। फैजांस ने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्या बताया था फैजांस ने आपको, फैजांस ने बताया था कि फैजान ने आपको बताया था कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, डेल प्लस चार्ज, इन सब के ऊपर कौन सा चार्ज, डेल माइनस चार्ज। जैसे ही उसके ऊपर प्लस चार्ज आया, इसको दिखा कि वो बेचारा गरीब कष्ट में है, ये अपना इलेक्ट्रॉन उसको क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, ये अपना इलेक्ट्रॉन उसको क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट किया, जो स्ट्रक्चर बनेगा अब वो कैसा बनेगा, उसको ध्यान से देखिए। ये जो NH3 है, अब ये NH और इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। चौथा बॉन्ड इसने ऐसे बनाया, ये हो गया एल्यूमिनियम, एक Cl इधर, एक Cl इधर और एक Cl इधर। ये जो बीच वाला बॉन्ड बना है, यही कौन सा बॉन्ड है, दिस इज ओनली व्हाट, दिस इज ओनली कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। दिस इज ओनली कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वेयर नाइट्रोजन इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू हुम, टू एल्यूमिनियम। ये नाइट्रोजन एक नॉन मेटल, एल्यूमिनियम एक मेटल, नॉन मेटल अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, मेटल को दे रहा है। डन। ऐसा जब कभी भी होता है, वहीं पर कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसके नीचे एक दो बातें आप लिखिए, इसको बना लीजिए जल्दी से। बन गया हो तो बताइए, चलिए बनाइए इसको जल्दी से। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि किसका ऑक्टेट कंप्लीट था, मेटल का कि नॉन मेटल का। जो डोनर है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, जो एक्सेप्टर है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। जो डोनर है, डोनर का ऑक्टेट कंप्लीट था, उसके बावजूद भी इसको कोई गरीब दिखा तो ये जाके उसको क्या करने लग गया, डोनेट करने लग गया। तो ऑक्टेट किसका कंप्लीट रहता है, डोनर का ऑक्टेट हमेशा क्या रहता है, कंप्लीट रहता है। तो अभी उसके बारे में लिखेंगे। पहले आप वहां पर एक बात लिखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू, पॉइंट नंबर 1, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू कोवेलेंट बॉन्ड एंड can be counted as a sigma bond. Coordinate bond is equivalent to covalent bond and can be counted as a sigma bond. तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, यहां पर अगर मुझे कोई कह दे कि बताइए इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, तो सारे सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं, सिग्मा होते हैं। तो टोटल 3, 4, 5, 6 और इसको भी मैं क्या गिनूंगा, सिग्मा में ही गिनूंगा। तो यहां टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 7 सिग्मा। लास्ट क्लास बताए थे ना सिग्मा और पाई का कैलकुलेशन, जब आपको कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा रहे थे। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की तरह गिनती में लिया जाता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू अ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू अ कोवेलेंट बॉन्ड एंड कैन बी काउंटेड एज अ सिग्मा बॉन्ड। डन। पॉइंट नंबर 2, the coordinate bond is represented as an arrow. ये देखिए यहां पे एरो बना हुआ है ना, a coordinate bond is represented as an arrow, ब्रैकेट में ऐसा एरो बना लीजिएगा, from highly electronegative atom, from highly electronegative atom to a deficient atom, from an highly electronegative atom to a deficient atom, from a highly electronegative atom to a deficient atom. Done. तो ये होता है
कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखिए उसमें अगला है कंडीशन क्या है, कब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए क्या कंडीशन है, तो कंडीशन हम लोग दो हेडिंग के अंदर पढ़ते हैं। डोनर में क्या क्या होना चाहिए, डोनर की कैसी कंडीशन होनी चाहिए, और एक्सेप्टर की। तो डोनर कैसा होना चाहिए उसको पहले देखते हैं। डोनर सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। डोनर कैसा होना चाहिए, कंप्लीट ऑक्टेट वाला होना चाहिए। ये कंडीशन है, ये जहां पर होगा वहीं पर आपको क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो डोनर का ऑक्टेट कैसा होना चाहिए, कंप्लीट। और इसमें सेकंड पॉइंट है किसके पास प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर होना चाहिए। लोन पेयर हो और उसका ऑक्टेट क्या हो, कंप्लीट हो। जैसे आपने इसके पहले दो एग्जांपल में भी देखा है, यहां पर ऑक्सीजन का देखिए, यहां पर ऑक्सीजन का लोन पेयर, उसके पास लोन पेयर भी है और इसका ऑक्टेट भी क्या था, कंप्लीट था। आपने इसके बाद अमोनिया को देखा, अमोनिया का ऑक्टेट भी कंप्लीट है और लोन पेयर भी कंप्लीट है। देखना चाहते हैं इसका ऑक्टेट कैसे कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट था और इसके पास एक लोन पेयर भी था। तो ऑक्टेट भी कंप्लीट होना चाहिए और लोन पेयर भी होना चाहिए। ये दो कंडीशन अगर डोनर फुलफिल करता है तो वो क्या कहलाता है, तो वो कोऑर्डिनेट बनाने के लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए एप्लीकेबल है। इसी तरह से जो एक्सेप्टर है उसकी भी कुछ कंडीशन है, उसके पास भी दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तभी जाके वो क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएगा। पहला, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट कैसा होना चाहिए, इनकम्प्लीट, क्योंकि अगर कंप्लीट ऑक्टेट हो जाएगा तो फिर नहीं बनाएगा। इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब डेफिशिएंसी ऑफ, इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए इसके पास, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और पॉइंट नंबर 2 है कि इसके पास एक और बहुत अच्छी बात होनी चाहिए, वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वैकेंट डी ऑर्बिटल, या डी ऑर्बिटल ना भी हो तो वैकेंट ऑर्बिटल तो जरूर होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल जरूर होना चाहिए। क्योंकि अगर ऑर्बिटल खाली नहीं होगा तो ये जो लोन पेयर है ये डोनेट कहां होगा, भाई जगह खाली रहेगा तब ना उसमें लोन पेयर डोनेट किया जाएगा। अगर जगह खाली नहीं है तो लोन पेयर डोनेट कैसे करेगा। तो डी ऑर्बिटल का होना जरूरी नहीं है, पर खाली ऑर्बिटल का होना जरूरी है। अब डी ऑर्बिटल की बात कहां से आई उसको भी समझ लेते हैं कि उसने डी ऑर्बिटल खास करके क्यों बोला। आप ध्यान दीजिए एल्युमिनियम के ऊपर, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब इसके पास 3p1 है, इसने 3 क्लोरीन के साथ क्या बनाया था, बॉन्ड बनाया था। जैसे ही 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया तो इसने अपने बाकी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे उसको पेयरिंग करा दिया होगा, पेयरिंग करा के ये पूरा पेयर्ड अप हो गया। अब 3p 3s3p खाली कौन रह गया, 3d। एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन आएगा, मेरे पास घर खाली रहेगा, जगह खाली रहेगा, गैरेज का व्यवस्था रहेगा, तब ना कार खरीदेंगे, चाहे किसी से लेंगे। गैरेज नहीं है तो कार लेके क्या होगा, एनर्जी नहीं ना, एनर्जी लेवल नहीं कर रहे हैं भाई, उसका जगह खाली। 3s में 3s3p भर गया तो 3d खाली है, तो एक जगह उसके पास खाली हो, मिनिमम एक ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए। तो ज्यादातर जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते हैं वो बनेंगे डी ऑर्बिटल जिसके पास क्या रहता है, खाली रहता है। पर हाइड्रोजन में भी आपने अभी आगे थोड़ी देर पहले आपने हाइड्रोजन का भी देखा, पर हाइड्रोजन में किसका देखा, +1 का। तो इसके पास 1s1 था, लेकिन अब वो भी 1s1 लेके कौन चला गया, बाहर चला गया, 1s0 हो गया है। अब इसका पूरा का पूरा ऑर्बिटल क्या है, खाली है। ऑर्बिटल खाली है
तो कोई आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लोन पेयर आसानी से दे सकता है। इसलिए 1s1 के पास भी चूंकि खाली ऑर्बिटल है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता था, एक्सेप्ट कर सकता था। डब्बा खाली होना चाहिए। अरे इसका 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड भी तो बनाया है ना, AlCl3 का एग्जांपल दे रहे हैं, तो 3 क्लोरीन के साथ भी तो बॉन्ड बनाया है, तो पेयरिंग हो गई है, जगह खाली डी में मिला है इसको। ठीक है, हाँ, तो डी माने सीधा सीधा बात है कि अगर हमको किसी से एक लोन पेयर लेना है तो लोन पेयर रखने के लिए मेरे पास जगह होना चाहिए, जगह ही खाली नहीं होगा तो हम उसको रखेंगे कहां। हाँ हाँ, तो वन है ना, यहां से एक उल्ट के वहां जाएगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 बाहर से आ गए, पी भी खाली है एक और डी भी खाली है, कहीं भी ले सकता है जहां उसका मन, पर खाली स्थान रहना चाहिए। बगैर खाली स्थान के इलेक्ट्रॉन आने लेने का उपाय नहीं है, खाली स्थान रहेगा तो ही इलेक्ट्रॉन उसमें घुसेगा। ठीक है, यहां पे जाके आपका जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड था ये क्या हो गया, समाप्त हो गया। हेडिंग डालिए मेटालिक बॉन्ड, हेडिंग डालिए मेटालिक बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, किस कंडीशन में बनता है, सारी बातें आप समझ गए। अब आप लिखिए मेटालिक बॉन्ड के बारे में। तो मेटालिक बॉन्ड को लिखने से पहले मैं उसका डायग्राम बना देता हूं और उसके बारे में समझा देता हूं, फिर इकट्ठे आप पूरा कहानी को लिख लीजिएगा। देखिए मेटालिक बॉन्ड जो है ये समझिए कोई मेटल का क्रॉस सेक्शन है, मेटल का क्या है, क्रॉस सेक्शन है, और इस मेटल में कई सारे क्या हैं, एटम्स हैं, कई सारे एटम्स हैं। बड़ा छोटा हो जा रहा है, हाँ ठीक है चलेगा, हाथ से बनाते तो कौन सा बराबरे बनता कुछ तो बन ही गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको सजा जरूर लेते हैं, बड़ा ही छोटा सही, सज तो जाए कम से कम। हाँ? वो छोड़ो, पहले और बना लेने दो। ठीक है, ये लगभग सब एक ही लगभग लग रहा है, उससे ज़्यादा हम लोग को क्या डिटेल में उतना भीतर नहीं घुसना है। अब ये आपका एक ना कंडक्टर का हमने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है, एक्चुअली क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब उसमें ये सारे एटम्स हैं और हर एटम के बाहर कुछ उसके फ्री इलेक्ट्रॉन है, तभी तो मेटल है, तभी वो क्या है, मेटल है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं आपस में इस तरह से, सब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके, और मेटालिक बॉन्ड बनता है दो मेटल्स के बीच में, दो मेटल्स के बीच में बॉन्ड बनता है। तो इस तरह का जहां कहीं भी अरेंजमेंट आ जाए, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, जो आपस में ही एक दूसरे के साथ कौन सा बॉन्ड बना रहा है, एक मेटल एटम और मेटल एटम के बीच में क्या बना रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है, उसी को क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा ध्यान से देखिए, जो बॉन्डिंग है वो किसके किसके बीच में है, ये इसके बीच में है। मेटालिक बॉन्ड जो है वो बना हुआ किसके बीच में है, इसके बीच में बना हुआ है। ये सारे आपके क्या हैं, मेटालिक बॉन्ड। मैं यहां पे थोड़ा दूर दूर बनाया हूं, पर एक्चुअली में ये सब सटा ही रहता है एक दूसरे के साथ, एक्चुअली में ये सब सटा रहता है एक दूसरे के साथ। ठीक है, मैंने यहां पे थोड़ा दूर दूर बना दिया है, पर ये सब एक्चुअली में सब एक दूसरे के साथ क्या रहता है, सटा हुआ रहता है। ये जो बॉन्ड बना है इसी को क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड। में तो आप लोग इंतजार मत करिए, जब तक हम ये पेंटिंग कर रहे हैं आप लोग भी अपना कॉपी में पेंट करना स्टार्ट करिए।
मेटल एटम और मेटल एटम के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसी को क्या कहते हैं? मेटालिक बॉन्ड। अब इस मेटालिक बॉन्ड की एक खास बात है, पॉइंट नंबर 1, ये जब भी बनता है किन दोनों के बीच में बनता है? दिस बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड मेटल। बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू मेटल एटम्स, टू मेटल एटम्स। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में भी ये सबसे वीक बॉन्ड है। दिस इज रिलेटिवली वीकर बॉन्ड इन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में ही सबसे कमजोर है। चार को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पढ़े ना, उसमें ही सबसे कमजोर नेचर का है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बात इसके लिए। प्लस ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आप इसके चारों तरफ क्या लगा दीजिएगा? पोटेंशियल लगा दीजिएगा, क्योंकि मेटालिक कंडक्टर के चारों तरफ ऑलवेज कंडक्टिविटी की ही बात होती है। अगर आप इसके चारों तरफ पोटेंशियल लगा दीजिएगा तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे और इसके मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किसी भी वायर में जो कि मेटल से बना है वो हो जाता है। क्योंकि करंट की परिभाषा आप लोग पढ़े हैं, IS, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम मतलब चार्ज जो है वो क्या करता है? फ्लो करता है। चार्ज एक्चुअली क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। कब? जब आपने उसके अक्रॉस क्या लगा दिया? पोटेंशियल लगा दिया। ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इसी को हम लोग सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, समुंदर है इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये किसके पास होगा? ओनली मेटल्स के पास होगा। क्यों? क्योंकि इसी के पास कौन सा इलेक्ट्रॉन है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। एंड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली कॉल्ड एज सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समुंदर है इलेक्ट्रॉन्स का। और इन इलेक्ट्रॉन्स के निकल जाने के बाद जो एटम बच गया है, इन सारे एटम्स को कर्नेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इन सारे एटम्स को क्या कहा जाता है? कर्नेल्स। इन सारे एटम्स को क्या कहते हैं? कर्नेल्स कहते हैं। कर्नेल्स मतलब इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के बाद जो बच जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्नेल्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला हुआ है, फ्री इलेक्ट्रॉन, उसको छोड़कर बाकी जो बच गया उसको क्या कहते हैं? कर्नेल्स कहते हैं। डन। मूवमेंट इलेक्ट्रॉन कहां से कहां हुआ है? फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में फ्लो करते हैं उसके उल्टे दिशा में क्या फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है। तो आप ये भी दिखा सकते हैं, यहां पर इस दिशा में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है और उसके उल्टे दिशा में फ्लो ऑफ करंट। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, फ्लो ऑफ करंट है इस दिशा में और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस दिशा में। इतना आप बना लीजिए। करंट स्केलर है पर फ्लो तो करता है कहीं से कहीं। नहीं, लिखिए लिखिए लिखिए। इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है नहीं। ठंडा कर रहा है? नहीं, मेहनत किए थे आज थोड़ा सा इसके लिए, तो इसलिए थोड़ा ठीक ठंडा कर रहा है। हो गया? लिख लिए? जल्दी जल्दी लिखिए। इन सारी बातों को लिखना भी है तो जल्दी जल्दी इसको लिखिए, बना लीजिए ताकि फिर लिखा जाए इन सबको। और ये जो बॉन्ड बना है ना, ये ऐसा नहीं इतने दूर दूर नहीं रहते, आपस में पास पास ही रहते हैं। पढ़ाने के लिए दूर दूर बना के और फिर बीच में बॉन्ड दिखाएं, नहीं तो आज सच ये दोनों सब चपके चपके मैंने सटे सटे ही रहते हैं। डन। लिखिए, द बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स ऑफ अ मेटल, द बॉन्ड which is present
between the atoms of the metal is called metallic bond. The bond which is present between the atoms of the metal is called metallic bond. The bond which is present between the atoms of the metal is called metallic bond. Full stop. The free electron is present. The free electron is present. The free electron is present in the metallic material. The free electron is present in the metallic material called as sea of electrons. In the metallic material called as sea of electrons, which moves randomly from one place to another. Metallic material is known as sea of electron, which moves randomly from one place to another. Full stop. But when the potential difference is applied randomly from one place to another, but when potential is applied across the terminals of the material, when potential is applied across the terminals of the material, the orientation of electron is in the particular direction. The orientation of electron is in a particular direction, due to which there is net movement of electron, in one particular direction, These type of bonds is known as metallic bond, and the metal is known as kernel. Particular direction, these type of bond is known as metallic bond and metal is known as kernel. इसी को क्या कहते हैं? कर्नेल कहते हैं. These are called as kernels. डन. मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड किया जाता है, कितना स्ट्रांग है? तो लिखिए, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड, ये डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन the number of मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. जितने ज्यादा मोबाइल इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा उसका क्या होता है? स्ट्रेंथ. क्योंकि जितने ज्यादा मोबाइल इलेक्ट्रॉन होंगे वो कर्नेल्स चार्ज होंगे, तो आपस में एक दूसरे के साथ क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे. मोबाइल इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, जो बाहर देखे थे आप निकला हुआ. डन. पॉइंट नंबर 2, strength of bond increases when we move down the group. यानी जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आइएगा तो मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है? बढ़ता है. डन. एंड लास्ट पॉइंट, across the period जो हॉरिजॉन्टल ये रहते हैं, सबसे ज्यादा देखा गया है मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ ट्रांजिशन मेटल्स में. सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है ट्रांजिशन मेटल्स का.
फिर है अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, और लास्ट है अल्कली मेटल का, लास्ट है अल्कली मेटल, लास्ट है अल्कली मेटल। इस प्रकार से स्ट्रेंथ जो है, इस प्रकार से स्ट्रेंथ जो है आप डिसाइड कर सकते हैं, इस प्रकार से स्ट्रेंथ आप डिसाइड कर सकते हैं। डन। ये ऑर्डर है, और इसका कारण क्या है? सबसे ज्यादा ट्रांजिशन में क्यों होगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। सबसे ज्यादा वैकेंट डी ऑर्बिटल कहां पाया जाता है? यहीं पाया जाता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, लिख दीजिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल। और इसीलिए ट्रांजिशन मेटल को डी ब्लॉक एलिमेंट भी बोलते हैं, ये पता है ना? ट्रांजिशन मेटल को क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट भी बोला जाता है। पॉइंट नंबर 2 माने प्रॉपर्टी नंबर 2, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 था, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बराबर, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, प्रॉपर्टी नंबर 2, राइट। लश्चर, लश्चर, लश्चर मतलब क्या होता है? चमक। तो चमक इसमें बहुत ज्यादा होती है, उसका कारण क्या है? इसके पास प्रेजेंट है मोबाइल इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या प्रेजेंट है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन। मोबाइल इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलेगा, क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा, तो ये अपने ओरिजिनल ऑर्बिट से जंप करके कहां चली जाएंगी? हायर एनर्जी स्टेट में, और जब वहां से रिटर्न आएगी तो वो कुछ एनर्जी रिलीज करेगी। पढ़े थे ना ये कॉन्सेप्ट, एमिशन स्पेक्ट्रम में पढ़े थे ना, कि जब इस तरह से कोई, इस तरह से इलेक्ट्रॉन रहता है किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन रहता है पर्टिकुलर ऑर्बिट में, तो इसको एनर्जी मिलती है, तो ये हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। और जब यहां से ग्राउंड स्टेट आता है तो ये क्या करता है? कुछ एनर्जी रिलीज करता है h म्यू के बराबर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रम। तो यहां पे चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, एनर्जी मिलकर कोई भी ऊपर जा सकता है और आकर फिर एनर्जी रिलीज कर सकता है। एनर्जी रिलीज करेगा तो वो कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का ही होगा, और जिस वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी का होगा वो कलर का वो सामान आपको दिखाई देगा, तो उसमें चमक ज्यादा रहती है, लश्चर ज्यादा होता है। डन। तो लिख दीजिए, मेटल आर लश्चरस, मेटल्स आर लश्चरस ड्यू टू इंक्रीज्ड ऑसिलेशन ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू इंक्रीज्ड ऑसिलेशन ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन when light of suitable frequency strikes on them. Metals are lustrous due to increased oscillation of mobile electron, increased oscillation of mobile electron when light of suitable frequency strikes them, when light of suitable frequency strikes them. Next, malleability. मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी क्या है? शीट्स में कन्वर्ट हो जाना, किसी भी पर्टिकुलर मेटल का शीट में कन्वर्ट हो जाना इज मेलिएबल। एम स्पेलिंग क्या होगा मेलिएबल? MELLEABILITY, मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, लिखिए, द प्रॉपर्टी of the metal to be beaten into sheets, to be
beaten into sheets की तरह जब आप इसको बीटिंग करेंगे, माने शीट्स में फॉर्म हो जाएगा जब आप इसको बीट करेंगे। इसका मुख्य कारण क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स या सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो लैटिस है वो डिफॉर्म नहीं होता है। जो लैटिस है वो डिफॉर्म नहीं होता है, या डिफॉर्मेशन ऑफ लैटिस नहीं हो पाता है, आसानी से हो पाता है। डिफॉर्मेशन ऑफ लैटिस आसानी से हो पाता है, यानी लैटिस डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस और लैटिस का डिफॉर्मेशन होगा तभी ना वो भी शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसका भी कारण कौन है? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अल्टीमेटली आप देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सारे ही रीजन में आंसर कौन है? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। अगला डक्टिलिटी क्या है? इट इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स। वायर डक्टिलिटी, डक्ट मतलब पाइप, रास्ता नहीं। डक्ट यूज करते हैं ना, कोई पानी वानी को भी कहीं से ऊपर से नीचे लाना रहता है तो डक्ट यूज करते हैं। तो डक्टिलिटी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल to be drawn into wires, to be drawn into wires। इसका भी लॉजिक सेम है जो पहले लॉजिक हमने पढ़ा। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड आखिरी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी शब्द से ही समझ में आ रहा है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी हो कि हीट का कंडक्टिविटी हो। हीट में भी क्या चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन जो वाइब्रेट करे, और इलेक्ट्रिसिटी में भी क्या चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी को ट्रांसमिट करे। दोनों ही केस के लिए रेस्पॉन्सिबल सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप इसको भी लिख लीजिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ delocalized free electrons, the metal shows good electrical and thermal conductivity, electrical and thermal conductivity, thermal कंडक्टिविटी। मेरे ख्याल से सारे जितने भी प्रॉपर्टीज थे उन सब का लॉजिक क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ही है, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। डन। इससे आपका जो चारों टाइप का बॉन्ड था, कौन कौन सा? आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड, हमने चारों पढ़ लिया। उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या क्या फैक्टर्स है जिसके ऊपर वो रेस्पॉन्सिबल है, सारी चीजें हम पढ़ लिए। अब एक एक करके इनसे रिलेटेड हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? थ्योरी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला काम लुईस का डॉट स्ट्रक्चर बनाना। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के बाद VSEPR थ्योरी, VSEPR थ्योरी के बाद रेजोनेंस, हाइब्रिडाइजेशन, VBT एंड लास्ट MOT। कुल मिलाकर 6 थ्योरीज अभी आपको यहां से पढ़ना है। 6 थ्योरी मतलब कम से कम 7 से 8 या 9-10 क्लास आपका और यहां से लगेगा, मिनिमम 9-10 क्लास, तब जाके आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। और मुझे लग रहा है शायद ये 7वां या 8वां लेक्चर अभी चल रहा होगा। टोटल 20 लेक्चर लगता है इसमें, 20 लेक्चर में जाके पूरा केमिकल बॉन्डिंग खत्म होता है। पर एक बात जान जाइए कि अगर केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो गया मतलब आपका केमिस्ट्री, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम सबसे बड़ा था वो हम लोग निपटा लिए,
केमिकल बॉन्डिंग सबसे बड़ा है, मिडवे पहुंच गए हैं, आधा और बाकी है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री बहुत डिटेल में पढ़ा दिए थे वो। एक और पार्ट रह गया है जिसको बहुत इंपॉर्टेंट देकर पढ़ना है, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आप समझिए कि ये 4 चैप्टर जो है ना, ये बेसिक है हर एक फिजिक्स का। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये दोनों बेसिकली आप पढ़ते हैं आपके फिजिकल केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। केमिकल बॉन्डिंग आप पढ़ते हैं आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पूरा नाम ही उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको तो अलग से पढ़ेंगे। और इस साल सिर्फ हम लोग बेस मजबूत करते हैं। जितना भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक है। इसी बेस के आधार पे अगले साल हम लोग बिल्डिंग बनाएंगे। क्लास 12th में जो बिल्डिंग बनेगी उसका आधार यही है। आप ये मत सोचिएगा कि 11th अलग होता है 12th अलग होता है। केमिस्ट्री में 2 साल मिला के पूरा सिलेबस होता है। तो यहां पर अब जैसे आपको हम दिखाएंगे जब ऑर्गेनिक पढ़ा रहे होंगे, यहां पर कुछ पढ़ेंगे और ज्यादा उस पार पढ़ते हैं। और इस साल हम लोग ज्यादा फिजिकल और इनऑर्गेनिक के ऊपर इस साल यहां ज्यादा फोकस करते हैं, अगले साल वहां कम करेंगे। अगले साल वहां इनऑर्गेनिक में बस 2 चैप्टर हैं। इस साल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये क्या नाम है इसका, केमिकल बॉन्डिंग, 2 बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर। दोनों मतलब समझिए 30-35 लेक्चर लगा। 30-35 लेक्चर को अगर आप 4 से डिवाइड करिएगा, 36 मानिए तो 9 वीक। 9 वीक मतलब लगभग 1 महीना में आपका 4 वीक हुआ, नहीं 2.25 महीना। 2.25 महीना खाली 2 चैप्टर पढ़ने में लग जाता है। काफी लंबा चैप्टर सब है। लेकिन यह है कि अगर ये आप समझ गए तो आपका 12th बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। तो कई बार कोई बोल भी देता है कि सर आप स्कूल में ये हमारा आ रहा है, वो हमारा आ रहा है। देखिए स्कूल वाला तरीके से हम भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें आप ही का घाटा है। मेरा क्या है, हम तो फास्ट भगा देंगे। लेकिन वहां पे आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या पढ़ाया, खाली लिख दिया व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड। आपको ना उसकी प्रॉपर्टी बताई, ना उसका फॉर्मेशन बताया, ना कंडीशन बताया। तो आप ही का नुकसान है, हमारा नहीं। लेकिन क्या है, मेरा मन ही नहीं मानेगा कि हम जल्दी जल्दी निपटा के भाग जाए। तो मैं तो अपना जैसे स्पीड में उसी स्पीड में पढ़ाऊंगा। हाँ ये है कि मैं दिसंबर माह में आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। कि ये सब बड़ा बड़ा चैप्टर निपट गया तो ये छोटा छोटा है, जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज छोटा चैप्टर है, रेडॉक्स छोटा चैप्टर है, एक रह जाता है थर्मोडायनेमिक्स। ये 3 ही एक्स्ट्रा चैप्टर है। उनमें रेडॉक्स 2 दिन लगता है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज 2 से 3 दिन लगता है। तो 2 से 3 दिन मतलब ये समझिए ये 2 चैप्टर तो झटपट खत्म हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा सा समय लगता है, तो थर्मोडायनेमिक्स हम एकदम लास्ट में पढ़ाएंगे, सबसे लास्ट में वही चैप्टर पढ़ाएंगे। माने समझिए दिसंबर जनवरी 10 तारीख तक में वो पढ़ाएंगे। तो आपका हो जाएगा, आप टेंशन में मत लीजिए कि हमारा सिलेबस नहीं होगा। सिलेबस हमने पूरा कंप्लीट करा दूंगा, उसके लिए आप चिंतित मत होइए, वो मेरा टेंशन है। आपका टेंशन है कि जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ते चलिए, आप बस उस पर टेंशन लीजिए। डन। अगले क्लास में लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे और उसका बहुत सारा सवाल प्रैक्टिस कराएंगे। तो अगले क्लास में बहुत अच्छे से रेडी होकर आइएगा। कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेट करके स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे अगर चाहेंगे एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं आपको। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि H2SO4 का स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, तो आप लोग H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसा बनाइएगा? अभी आपको कुछ आइडिया है कि आप H2SO4 कैसा बनाइएगा? जबकि ऐसा नहीं है, H2SO4 आज से नहीं, हमको लग रहा है कि आप 8वां 9वां जब से एसिड का नाम सुने होंगे तब से आप ये सुन रहे होंगे H2SO4 में सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आपसे कह दूं कि सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, कौन सा स्ट्रक्चर? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। मैं 100 नहीं 200% श्योर हूं कि इस पूरे क्लास में कोई भी इसका सही स्ट्रक्चर नहीं बना पाएगा। जैसे पहले तो आपको यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि बनता कैसे होगा। खैर, ये मान लीजिए सल्फर है, तो सल्फर के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? सल्फर के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, उसके बाद ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन एक आया, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। फिर इधर भी ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, एक और हाइड्रोजन इधर आ गया। अब इसकी बॉन्डिंग करिए, ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना। कितना कंज्यूम कर लिया? 2 ऑक्सीजन और छूटा हुआ है, 2 ऑक्सीजन छूटा हुआ है। एक ऑक्सीजन यहां बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6, इसको इससे मिला लीजिए। और एक ऑक्सीजन कहां बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6। अगर बेसिक नॉलेज से आप अगर भी बनाते तो मिनिमम इतना तो आप बना लेते। भली वो गलत होगा वो बात अलग है, पर एटलीस्ट जो आप बेसिक नॉलेज से बनाते
इतना जरूर आप बना लेते कि भाई मेरे को 4 को ऑक्सीजन सेट करना है, 2 हाइड्रोजन है और एक बीच में सल्फर है। पर ये गलत है, वो बात अलग है, वो छोड़ दीजिए। दोनों हाइड्रोजन इससे तो हो सकता है। किससे? एक ही ऑक्सीजन से। आप एड़ा हैं क्या जी? तो वाटर बन जाएगा ना। एक ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन दे दिएगा तो वाटर नहीं बन जाएगा। अरे H2SO4 में 2H+ आयन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो 2H+ आयन तो तभी निकलेगा ना जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इसके ऊपर माइनस, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इसके ऊपर माइनस, इसको ब्रेक करिएगा, क्या मिलता है? क्या मिलता है बोलिए? ट्वाइस ऑफ H प्लस SO4 2 माइनस मिलता है ना। तो आप इसी पर दोनों लगा दीजिएगा तो कैसे टूटेगा? तो टूटने के लिए तो इसको ऐसा होना पड़ेगा, तो कम से कम 2 बॉन्ड टूटेगा। ये H+ होके यहां निकल गया, ये H+ होके यहां निकल गया, तो 2 H प्लस उधर गया तो इसके ऊपर माइनस, SO4 2 माइनस। तोड़ेंगे तो ऐसे ही होगा ना। अरे एसिड को तोड़े ना भाई, क्लास 10th में आपने तोड़ा ना। इसको क्या बोलते हैं? H2SO4 इज विच टाइप ऑफ एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड। सेकेंडली विच टाइप ऑफ एसिड? इनऑर्गेनिक एसिड। थर्डली विच टाइप ऑफ एसिड? डाई बेसिक एसिड। जो 2 H+ दे उसको क्या कहते हैं? डाई बेसिक एसिड। सब पढ़े हैं ना 10th क्लास में जी, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं बनाना सीखे आप। खाली किसका स्ट्रक्चर सीखे? सोडियम क्लोराइड। सोडियम के फर्स्ट में एगो, उसके बाद में 8 गो, और लास्ट वाला में एगो। इधर क्लोरीन में पहला 2 गो, फिर उसके बाद वाला में 8 गो, और लास्ट वाले में 7 गो, और इसका एगो जंप करा के इसमें घुसा दिए। आप बस ये वाला सीखे। हम लोग को ये वाला नहीं, दुनिया का कोई भी कंपाउंड आप दीजिए, मैं उसका स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा दूंगा। सीखना तो ऐसा है ना कि आप जो भी स्ट्रक्चर दीजिए मैं उसको आपको डायग्राम बना के दिखा दूंगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो वो हम लोग को क्या करना है? सीखना है। वो हम लोग को क्या करना है? सीखना है। तो यही लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमारा अगले क्लास का क्या होने वाला है? हेडिंग होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए अच्छे से खा पी के तैयार होकर आइएगा। अगले क्लास में हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जहां पर दुनिया के किसी भी कंपाउंड का आप लुईस स्ट्रक्चर बना लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।